please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और बड़ी खबर आ रही, गुजरात चुनावों से पहले पाटीदारों को अपने पक्ष में करने में जुटी बीजेपी को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब हार्दिक के करीबी रहे नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर रुपयों का लालच देने का आरोप जड़ दिया। नरेंद्र पटेल 15 लोगों के साथ देर शाम बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था, जिसमें से 10 लाख रुपए उन्हें दे दिए गए। लेकिन नरेंद्र पटेल ये साबित नहीं कर पाए कि उन्हें ये रुपए बीजेपी के किस नेता ने दिए थे। ऐसा मुद्दे की चर्चा हुई कि आपको करोड़ रुपया मिलेगा, आप 10 लाख रख दो। ये पैसा मुझे चाहिए नहीं, मैं पैसे से खरीद सकता नहीं हूँ, खरीदता भी नहीं हूँ। मैं फक्त समाज के लिए ही आंदोलन में आया हूँ। जनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, अब इस खबर को किस तरीके से देखा जाए? पहले 2 लोग उस खेमे से, हार्दिक पटेल के खेमे से शामिल होते हैं, कल रात 15 और लोग शामिल हो गए, और वो भी ऐसे में जबकि हार्दिक ये कह चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टी होगी उसका समर्थन वो करेंगे। जनक, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो जानना ही चाहेंगे कि पहले शामिल होना, फिर रुपए दिखाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या दिखाता है ये? देखिए नवजोत, अगर नरेंद्र पटेल की बात को माने तो नरेंद्र पटेल का यही कहना है कि उन्हें लगातार वरुण पटेल की ओर से, वही वरुण पटेल जो हार्दिक के एक समय के बेहद करीबी रहे थे और 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो उनकी ओर से लगातार उनको लोभ लालच दिया जा रहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपये उनको दिए जाएंगे, और यही बात को उनको एक्सपोज करना था। इसके चलते उन्होंने एक प्लानिंग के तहत वो आए और उनके साथ शामिल हुए, और 10 लाख रुपए जो पहली किस्त के तौर पे उन्हें मिले और वो मीडिया के सामने लेके आए। तो जो नरेंद्र पटेल का कहना है कि उनकी पूरी वरुण पटेल और जो लोग पाटीदार एक्शन समिति के कन्वीनरों को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे, और इनका आरोप भी है कि बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अब वरुण पटेल बीजेपी में शामिल है, तो ये बीजेपी की पूरी साजिश के तहत ही पूरा प्लान हो रहा था। लेकिन किस नेता ने पैसे दिए ये तो बता नहीं पाए। जनक, वो नेता कौन थे जिन्होंने पैसे दिए, ये तो खुलासा नहीं किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा कि वरुण पटेल थे, वो वरुण पटेल की ओर से हो रहा था, और साथ ही में हालांकि ये खुलासा अभी भी ये करना बाकी है कि पैसे उनको किसने दिए और कब दिए, इस मामले में जानकारी नहीं दी। लेकिन नरेंद्र पटेल का अभी भी ये कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वो सामने लाएंगे, जिनसे वो बातचीत हो रही थी, पैसों की खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, उस बात को वो सामने लेकर आएंगे। तो ये देखना होगा कि क्या सबूत वो पेश करते हैं, क्योंकि लेकिन हालांकि जो आरोप लगा है उसके बाद राजनीति काफी गर्म हो गई है। बीजेपी ने भी देर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की साजिश है। पाटीदार एक्शन समिति के जो नेता हैं या कन्वीनर हैं वो कांग्रेस की ओर से मोहरा बन रहे हैं, हाथा बन रहे हैं, और उनके चलते ही वो काम हो रहा है। कांग्रेस ये पूरी साजिश करा रही है। तो वही कांग्रेस नैतिकता की दवाई देकर बीजेपी को कोस रही कि बीजेपी नैतिकता की बातें कर रही थी, लेकिन अब खरीद फरोख्त करने पे तुली है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो पाटीदार एक्शन समिति से जो युवा नेता जुड़ रहे हैं बीजेपी को लेकर, उसको लेकर राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज हो गई है। बिल्कुल, काफी गर्मा गई ये सियासत रही है। जनक, आप हमारे साथ। मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं ऐसा कहना और वरुण पटेल के साथ ही आना और उसके बाद 2-3 घंटे में यू टर्न करना और इस प्रकार की बात करना, ये बिल्कुल उनका पहला से ही ड्रामा तय था। मैं समझता हूं कांग्रेस इस प्रकार के ड्रामे से गुजरात की जनता को गैर मार्गे वो नहीं दौड़ सकती। मैं जुड़ा, पाटीदार समाज फिर से भाजपा में जुड़ा, इसलिए कांग्रेस का मानसिक संतुलन हिल चुका है। इसलिए कांग्रेस ये सारे खेल कर रही है, मेरे पुतले जलवा रही है गांव-गांव में, तालुका में, जिले में। सबसे बड़ी बात है, एक भाजपा का भ्रष्ट चेहरा खुला पड़ा है। भाजपा किस तरीके से अपनी सभी क्षेत्र में विफल रही, भाजपा किस तरीके से भ्रष्ट आचरण करके अपनी सत्ता बचाना चाहती है, और गुजरात के चुनाव पे भाजपा का हार निश्चित है। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि गुजरात के ही ओबीसी समुदाय के एक बड़े नेता अल्पेश ठाकुर, जो कि आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी जनक दवे ने। ठाकुर नेता अल्पेश ठाकुर आज कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहे हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज रैली में मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में ही कांग्रेस के साथ अल्पेश ठाकुर जाएंगे। अल्पेश भाई, स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। सबसे पहले जानना चाहें क्या स्थिति रही कि आपको कांग्रेस के साथ जुड़ना पड़ा? देखिए, लास्ट 2-3 सालों से, वैसे तो 7 सालों से हम सरकार की व्यवस्था के सामने लड़ रहे हैं। हमने अच्छा एजुकेशन मांगा, शराब की पाबंदी मांग के सामने लड़ रहे हैं। हमने अच्छा एजुकेशन मांगा, शराब की पाबंदी मांगी। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगा। हमने किसानों का विकास मांगा। बहुत सारे इश्यूज थे कि हमें इन सभी में आपकी सहायता चाहिए, आप हमें व्यवस्था परिवर्तन करके दीजिए। ये गुजरात का बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग, लाखों लोग पीड़ित थे, शोषित थे, इनका विकास किए। जो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी हो, जिसको आरक्षित अधिकार दिए गए, उनका भी विकास कीजिए। पर क्या पता गरीबों की आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। बार बार हम विनती करते रहे, लाखों लोग रोड पे उतरते रहे, लाखों लोगों ने एजिटेशन किया और गुजरात के अंदर 5000 से ज़्यादा रैलियों करने के बाद भी गवर्नमेंट ने एक बार भी ऑफिशियल हमसे डायलॉग नहीं किया। तो गवर्नमेंट को हमने बहुत चांस दिया, पर पता नहीं गवर्नमेंट ने सुनी नहीं हमारी। और दूसरा ये था शराब पाबंदी, बेरोजगारी, किसानों का कर्जा, शिक्षा व्यवस्था। एक गवर्नमेंट ये नहीं दे सकती तो गवर्नमेंट का दूसरा काम क्या है? और एक लास्ट बात ये थी कि भाजपा के साथ जाता हूं तो अल्पेश ठाकुर बिक गया, ऐसा लेबल रख रहा था। मैंने मेरे लोगों को पूछा, जनादेश सम्मेलन किए, 25 लाख से ज्यादा परिवारों का हमने एक सर्वे किया, उनका आदेश लिया, जनसभाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से। सभी लोगों का एक ही जवाब था, कांग्रेस में जाइए। और मेरे लोगों को भी मैंने पूछा कि मैं क्या करूं, आप बोलो मैं किस तरह जाऊं। तो लोगों ने पूछा हमें क्या मिल रहा है। मैंने बोला, एक और आपको बहुत सारा पैसा और पद मिल रहा है, दूसरी ओर संघर्ष है, और उसके बाद कुछ मिल रहा है, पर वहां आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है। तो लोगों ने ये जवाब दिया, साहब पहले भी पैसा नहीं था हमारे पास, तो आज भी नहीं है और शायद कल भी नहीं होगा, पर हम आपके पास पैसों के लिए नहीं जुड़े हैं, हमें तो वो सम्मान चाहिए। ये सम्मान की लड़ाई है और उस सम्मान की लड़ाई के अंदर आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। भले ही हमारे पास पैसा ना हो, पर ये लड़ाई, ये जंग आपको जिता के देंगे और फिर हमारा विकास करना। यानी ये गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई है, गुजरात के गरीब की लड़ाई है। और आपको ताजुब होगा, 25 लाख में से जो 20 लाख लोगों ने जनादेश दिया, वो 2 लाख तो पाटीदार थे। यानी पाटीदार थे, ब्राह्मण थे, जैन थे और सभी जातियों के लोगों ने मुझे जनादेश। सैंपल साइज क्या था आपका, अगर सर्वे की बात करें कि आप सर्वे के आधार पर आप कांग्रेस के साथ जुड़े? देखिए, सैंपल साइज में ये था कि हमने मिस कॉल रखा था कि आप कॉल कीजिए, 2 ही ऑप्शन रखे, तो तीसरा ऑप्शन था कि राजनीति ना करें, तो एक वो था। दूसरा, डोर टू डोर सर्वे किया हमने। तीसरा था हमारे ऑफिस बेरर के माध्यम से उनको पूछने का प्रयास किया। चौथा ये था कि जनसभाएं की। बहुत सारे मैं ये मानता हूँ गुजरात का सबसे बड़ा सर्वे था ये, क्योंकि आज तक 25 लाख लोगों को लेके किसी ने सर्वे नहीं किया होगा। पर मेरे लिए एक अच्छी बात थी और सरप्राइज भी था। पाटीदार समाज के डेलीगेशन बहुत आए इन लास्ट 1 महीने के अंदर। सब मेरे ऑफिस पे आते बोलते थे, अगर तुम इस सिस्टम के खिलाफ का डिसीजन लेते हो, कांग्रेस का डिसीजन लेते हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। अल्पेश भाई, पर आरोप ये भी लग रहा है कल से, जैसे आपने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही, अब ये कह रहे हैं कि आपने कभी कांग्रेस छोड़ी ही नहीं, तो फिर ज्वाइन कहाँ से? लास्ट 7 साल मैं सोशल इंजीनियरिंग समाज के बीच घुमा हूँ, गुजरात के 15,000 गाँव में घुमा हूँ। शायद मैं ये बोल दूँ, आज के जो नेता है किसी ने भी 15,000 गाँव नहीं देखे होंगे जितना अल्पेश ठाकुर ने देख लिया है। मैं हर गाँव गया हूँ, हर गाँव के अंदर ये संगठन बना, एक मुहिम उठाई है। गुजरात के अंदर 4000 से ज्यादा गांव में हमने फ्री ट्यूशन क्लासेस शुरू किए, 3000 से ज्यादा गांव में। आप कांग्रेस के लिए पहले शुरुआत में काम, वही बोल रहा हूं कि ये 7 साल से मैं राजनीति में था, राहुल जी की ही टीम में था, और 7 साल से मैंने पॉलिटिक्स मैंने अलिप्त हो गया था, मैं समाज जीवन के अंदर आ गया था और समाज को एक विकास की विचारधारा के अंदर लाने का पूरा प्रयास किया। आज मुझे मैं फक्र है कि मेरे जो युवा है वो व्यसन मुक्त है, वो एजुकेशन की बात समझते हैं, और हमने फ्री भर्ती तालीम सेंटरों से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी रोजगार देने का प्रयास किया। सोशल इंजीनियरिंग की है, पर कब तक इनको मंगवाता रहूँगा मैं, कब तक रोड पे दौड़ता रहूँगा और कब तक इनसे संघर्ष करवाता रहूँगा। मैंने ये सभी लोगों ने पूछा, साहब हम कब तक दौड़ेंगे?
इसकी दवा क्या है? मैंने बोला हर दुखों की एक ही दवा है राजनीति। राजनीति में सत्ता ले लो, सत्ता के पास सब पावर है। क्या आप लगता है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से आप कांग्रेस में शामिल हो, तो अब कांग्रेस जीतने वाली, ये आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस जीतेगी उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर सभी वर्गों की एक पीड़ा है। जहाँ पे किसानों पे लाठियाँ भांजी जा रही है, जहाँ पे जीएसटी के खिलाफ लड़ने वाले व्यापारियों को लाठी भांजिया जा रही है, जहाँ पे हर कोई अपने हक और अधिकार की बात करता है, सबको लाठियाँ मारी जा रही है। यानी किसी को पैसों से खरीदा जा रहा है, पैसों से नहीं खरीदे गए अब तो फिर लाठियाँ भांजी है। देखिए जिस तरह से पास के अंदर भी सब युवाओं को लालच दिया जा रहा है। आप ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? आपने कुछ किया नहीं है, विकास नहीं किया, इसलिए ये करना पड़ा है। देख रही कल भी एक पास के कन्वीनर ने 10 लाख की नोट, आपको पता है जिसने 10 लाख रुपये रखे उसकी जेब में 100 रुपये नहीं होंगे, पर वो ईमानदारी आज भी जिंदा है। यानी लोग संघर्ष कर रहे हैं ईमानदारी के लिए, लोग संघर्ष कर रहे हैं प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो अब की बार गुजरात में एक ऐसी सरकार आएगी जहां किसी भी तबके को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। ऐसी संवेदनशील सरकार जो मांगने से पहले दे देगी, और आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। 125 प्लस लाने का हमने उनको वादा किया और 125 प्लस आएगी। ये लोग जो जुमलेबाजी और जिस तरह की झूठी बातें करे, 150, अरे भैया क्या 150, अपनी सत्ता तो टिका के रखिए। अब की बार भाजपा 50 से ज्यादा सीटें नहीं। अल्पेश ठाकुर का रोल क्या होगा? अल्पेश ठाकुर ही मेन रोल में रहेंगे, और अल्पेश ठाकुर ने ये जिम्मेदारी ली है। साथ में मेरे दोनों छोटे भाइयों ने भी मुझे समर्थन दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी यही है, हम सत्ता बना के एक ईमानदार लोगों की सत्ता बना के दे देंगे। क्या आप अल्पेश ठाकुर ये कह रहे हैं कि उनके दो छोटे भाई मसलन की जिग्नेश और हार्दिक होते हैं? वो दोनों ही मेरे छोटे भाई है, और गुजरात के अंदर ऐसे लाखों मेरे छोटे भाई है जो पीड़ित है, शोषित है। कल जब मैं डिसीजन लिया, आपको देख लीजिए गुजरात के अंदर, जब परसों मैंने ये डिसीजन लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गुजरात की सियासत में लगातार हर दिन नए बदलाव हो रहे हैं। सियासत काफी गर्मा गई है। निखिल सवानी जो कि हार्दिक का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होना एक गलत फैसला था। निखिल सवानी हार्दिक का साथ छोड़ा था, बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन निखिल सवानी का ये कहना है कि बीजेपी के साथ जाना एक गलत फैसला था। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र पटेल जो कि कल रात 15 साथियों के साथ शामिल हुए थे बीजेपी में, उन्होंने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उन्हें लालच दिया गया था 1 करोड़ का, बकायदा 10 लाख रुपए लेकर सामने आए थे। और इस बीच ये खबर आ रही है कि निखिल सवानी जिन्होंने हार्दिक का साथ छोड़ा था, उन्होंने भी अब ये बात कही है कि बीजेपी के साथ जाना यानी पाटीदारों को खरीदना चाहती है बीजेपी, यहां तक आरोप लगाए उन्होंने। और इसी आरोप को नरेंद्र पटेल कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक सबूत के तौर पर जैसे सामने लेकर आई थी। 10 लाख रुपए उन्होंने भी दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस तरीके से उनको लालच दिया गया, उनको खरीदने की कोशिश की गई। वरुण पटेल जो कि रेशमा पटेल के साथ पहले शामिल हुए थे बीजेपी में, वरुण ही उनको लेकर गए थे साथ। जनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? पहले नरेंद्र पटेल 15 साथियों के साथ शामिल होते हैं, आरोप लगाते हैं कि उन्हें खरीदा गया। निखिल सवानी जो कि हार्दिक का साथ छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, वो कहते हैं कि वहां जाना गलत था। जनक, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो जानना चाहेंगे इस खबर पर। जी ना, अपना सवाल दोहराएंगे। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र पटेल 15 साथियों के साथ कल बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि लालच देकर, पैसे देकर उनको शामिल करवाया गया। निखिल सवानी जो कि हार्दिक का साथ देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना एक गलत फैसला था। बिल्कुल, देखिए यहाँ तक कि निखिल सवानी का भी ये कहना है कि हार्दिक के साथ उनके मतभेद हुए थे और उसके चलते वो गए थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुए। मतलब अभी भी वो हार्दिक के साथ है। साथ ही में निखिल सवानी वही शख्सियत है। सूरत में अगर इस एजिटेशन को देखा जाए तो जो सूरत में एजिटेशन जिस तरीके से बढ़ा था, निखिल सवानी का सबसे बड़ा रोल था। और बीजेपी ने भी उसको बीजेपी में शामिल करा के बीजेपी की यहाँ की स्थानीय इकाई अपने आप को सुनिश्चित कर चुकी थी सूरत की सीटों के लिए कि निखिल सवानी अगर उनके
साथ है तो पाटीदार वोट यहाँ से यहाँ मूव नहीं होंगे। लेकिन निखिल सवानी का अचानक से मीडिया के सामने आना और ये इस तरीके से गंभीर आरोप लगाना, यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से उनकी धमकियां भी मिलती रही और उसके चलते वो उसमें शामिल हुए। लेकिन सवाल ये है कि 15-20 दिन उन्हें क्यों लगे? अगर ये बात उनको लग रही थी तो ऐसे में क्यों पहले भी ये जानकारी नहीं दी इन्होंने? ये अभी भी सवाल बने हुए। लेकिन निखिल सवानी के आरोप बहुत गंभीर है और अब देखना भी होगा कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहती है। एक एक करके तमाम आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले निखिल सवानी 15 दिन पहले गए, वरुण पटेल, रेशमा पटेल ने ज्वाइन किया। फिर कल रात को नरेंद्र पटेल 15 लोगों के साथ गए। नरेंद्र पटेल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से लालच दिया जा रहा है। फिर निखिल सवानी सामने आते हैं, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी में जाना गलत फैसला था। कितना बड़ा झटका ये बीजेपी को कहा जाए? क्या कुछ चल रहा है गुजरात में अब? निश्चित तौर पर बीजेपी एक लिहाज से मान रही थी, क्योंकि लंबे समय से पाटीदार का एक बड़ा तबका है, वो काफी सरकार से नाराज चल रहा था। उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश सरकार की और समय समय पर होती रही, चाहे वो आयोग भले ही न बन सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, वो संविधान में जो इजाजत नहीं है उनको आरक्षण जिस तरीके से मांगा जा रहा है। ऐसे में उनके लिए एक छोटा सा आयोग बनाकर जो भी वित्तीय सहायता उनको चाहिए थी उसको भरपाई करने की कोशिश सरकार की ओर से लगातार होती रही। लेकिन पाटीदार तबका जो एजुकेशन को आगे चला रहा था पाटीदार आरक्षण समिति के नाम पर, वो सारे लोग नाराज चल रहे थे। और ये न कि केवल हार्दिक पर उसके साथ जो भी साथी थे उनको वो उनसे अप्रोच किया गया, उसमें से काफी लोग बीजेपी की ओर झुके। लेकिन जिस तरीके से अब एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और बीजेपी के सामने आरोप प्रत्यारोप कर, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक जरूर होगा। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि निखिल सवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये बात कही, और साथ ही एक और लाइन उन्होंने जोड़ी है कि राहुल गांधी अगर वक्त देंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। ये संकेत हार्दिक पटेल खुद पहले दे चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो पार्टी का, किसी और पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, रुकते एक ब्रेक के लिए। अहमदाबाद से जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। बीजेपी को पिछले 12 घंटों में लगातार दूसरा झटका लगा है। पाटीदार नेता निखिल सवानी ने भी बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। कभी हार्दिक पटेल के करीबी रहे निखिल सवानी कुछ दिन पहले ही, यानी 15 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब निखिल सवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी में जाने के अपने फैसले को गलत बताया है। निखिल सवानी का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष और पाटीदार नेताओं को खरीदने की साजिश कर रही है। मैं हार्दिक जो आंदोलन कर रहा है वो सही, अभी जो मूवमेंट वो चल रही है वो सही है, आरक्षण मिलना चाहिए। पिछली बार जब सरकार ने बोला था कि हम वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, काफी बार लॉलीपॉप आ चुकी है, सरकार दे चुकी है, लेकिन पिछले टाइम ऐसा था, ऐसा लगा था कि नहीं अब सही होगा, क्योंकि पाटीदार समाज के जो आगेवान है उसके साथ में रह के सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो अच्छा डिसीजन लिया था। लेकिन अभी उनमें से कई बात हुई नहीं है, एक भी बात बनी नहीं है। सरकार फिक्स टाइम निकालना चाहती है, इलेक्शन है, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्शन तक ही जरूरत है, बाद में उसे किसी को जरूरत ही नहीं है। जो मैं बीजेपी में, कांग्रेस में ज्वाइन होने वाला होता तो मैं बीजेपी में होता नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं कांग्रेस में जोड़ा हूं या बीजेपी में जोड़ा हूं, लेकिन जो समाज की बात करेगा, समाज के साथ रहने की बात करेगा, समाज को आगे लाने की बात करेगा, उसके साथ हम रहेंगे, या चाहे भाजपा हो या तो कांग्रेस हो। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी को मिलेंगे आप? मैं अभी तक तो मैंने राहुल गांधी का टाइम नहीं लिया। अभी प्रेस के बाद, इस्तीफा देने के बाद मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा या तो रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसको जरूर मिलूंगा, उसको भी बात रखूंगा। तो बड़ी खबर, राहुल समय देंगे तो बात करूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। तो एक और पाटीदार नेता बीजेपी का साथ छोड़ा। इससे पहले नरेंद्र पटेल ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, 1 करोड़ की पेशकश की गई, जिसमें से 10 लाख कैश बाकायदा वो वहां पर लेकर आए थे। उन्होंने दिखाया। निखिल सवानी जिन्होंने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 15 दिन पहले शामिल हुए थे बीजेपी में, लेकिन कहा कि बीजेपी में जाने का फैसला गलत था। इसी खबर पर दीपक सोलंकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जानना चाहेंगे, 2 चीजें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कांग्रेस में जाना होता तो मैं बीजेपी में नहीं जाता, फिर अगले ही पल वो ये बात कहते हैं कि जो जनता की बात करेगा, भला करेगा, उससे बात करूंगा। फिर ये बात कहते हैं कि राहुल अगर समय देंगे तो मुलाकात करूंगा। क्या स्ट्रैटेजी है इनकी अब?
जी साफ तौर पर गुजरात इलेक्शन का जो सियासी पारा है, जो आसमान छू रहा है, कल ही जो पार्टी के कन्वीनर है नरेंद्र पटेल, उन्होंने बीजेपी से रिजाइन देके और पैसों से खरीदा गया है ऐसी बात रखी थी। जब आज जो सूरत के पार्टी कन्वीनर है निखिल सवानी, उन्होंने भी बीजेपी से रिजाइन दिया और कहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो पाटीदारों को खरीदने निकली है, वोट बैंक के लिए खरीदने निकली है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अन्य जो पक्ष है वो अगर हमें पाटीदारों के लिए कोई काम करेगा तो हम उनमें जुड़ेंगे। उन्होंने पहले 15 दिन पहले ही जो बीजेपी है वो ज्वाइन किया था और आज रिजाइन दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हार्दिक पटेल के साथ रहूंगा और पाटीदारों को कोई लाभ मिले ऐसा काम करूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि उन्होंने एक और बात कही है कि चाहे वो पाटीदार नेता हो, आंदोलन से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो कोई और हो, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और इसी की पुष्टि नरेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी की थी कल रात को। जी नरेंद्र पटेल ने कल पुष्टि की थी कि उन्हें खरीदा गया है, 10 लाख रुपए भी दिए गए हैं उन्हें। और जो पाटीदार नेता है निखिल सवानी, उन्होंने 15 दिन पहले ही ज्वाइन किया था बीजेपी और आज वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से रिजाइन किया है उन्होंने और पाटीदारों को जो बीजेपी है वो खरीदने निकली। बीजेपी सरकार पर एक बड़ा आक्षेप किया गया है कि जो वोट बैंक है वो वोट बैंक के लिए वो पैसों लेकर मैदान में उतरे और खरीदे जा रहे हैं पाटीदार नेता कन्वीनरों को। जी लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब वो वापस पाटीदारों की बात कर रहे हैं। पहले वो साथ जो छोड़कर गए हार्दिक का और इसलिए गए, उनका जो कहना है वो ये कि उस वक्त उनको बीजेपी की नीतियां सही लग रही थी इसलिए वो चले गए, लेकिन अब सही नहीं लग रहे इसलिए वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब उनको ये बात लग रही है कि बीजेपी में जाना यानी गलत फैसला था। खरीद फरोख्त के भी आरोप ये लगा रहे हैं, अब वापस उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। जी साफ तौर पर सही किया गया है कि जो स्ट्रैटेजी है, पहले भी जो हार्दिक के साथ जो नेताओं जुड़े थे, जो कन्वीनर जुड़े थे वो अलग हो चुके थे और अब जो कई नेता है वरुण पटेल और रेशमा पटेल वो भी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जुड़ चुके हैं। तो जो पाटीदार आंदोलन था, जो सभ्य थे वो टूट चुके। अभी हार्दिक अकेला पड़ चुका है, इसके लिए वजह से जो नरेंद्र पटेल है और ये पास कन्वीनर है निखिल सवानी, वो भी अब बीजेपी से रिजाइन किया है। तो कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जाए, कितना बड़ा झटका माना जाए फिर बीजेपी के लिए, क्योंकि एक एक करके तमाम लोगों को शामिल करवाया जा रहा था बीजेपी में। जी एक करके जो पाटीदार नेता उनको बीजेपी में ज्वाइन किया जा रहा है, पर दो जो पाटीदार नेता है कन्वीनर है नरेंद्र पटेल और निखिल सवानी, जो थोड़े दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था और अब बीजेपी से रिजाइन किया और वापिस जो पाटीदार आंदोलन में जुड़ चुके हैं। नजरा बनाए रखिए जी, लौटेंगे आपके पास, नजरा बनाए रखिए। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले एक और पाटीदार नेता बीजेपी को उन्होंने बड़ा झटका दिया था और हार्दिक पटेल के करीबी रहे हैं नरेंद्र पटेल। बीजेपी पर रुपयों के लालच देने का आरोप उन्होंने लगाया। नरेंद्र पटेल 15 लोगों के साथ कल शाम यानी कि रविवार शाम बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा किया कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था, जिसमें से 10 लाख रुपए उन्होंने बकायदा वहां पर दिखाए भी। लेकिन नरेंद्र पटेल ये साबित नहीं कर पाए कि उन्हें ये रुपए बीजेपी के किस नेता ने दिए। मीटिंग में ऐसा मुद्दे की चर्चा हुई कि आपको करोड़ रुपया मिलेगा, आप 10 लाख रख दो। ये पैसा मुझे चाहिए नहीं, मैं पैसे से खरीद सकता नहीं हूँ, खरीदता भी नहीं हूँ। मैं फक्त समाज के लिए ही आंदोलन में आया, मैं कोई राजकीय अपेक्षा का आकांक्षा के लिए नहीं आया। मैं महसाणा का ओरिजिनल पाटीदार हूँ, पाटीदार समाज के लिए आया, समाज जो कहेगा वो करूँगा। मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसा कहना और वरुण पटेल के साथ ही आना और उसके बाद 2-3 घंटे में यू टर्न करना और इस प्रकार की बात करना, ये बिल्कुल उनका पहला से ही ड्रामा तय था। मैं समझता हूँ कांग्रेस इस प्रकार के ड्रामे से गुजरात की जनता को गैर मार्गे वो नहीं दौड़ सकती। मैं जुड़ा, पाटीदार समाज फिर से भाजपा में जुड़ा, इसलिए कांग्रेस का मानसिक संतुलन हिल चुका है। इसलिए कांग्रेस ये सारे खेल कर रही है, मेरे पुतले जलवा रही है गांव-गांव में, तालुका में, जिले में। सबसे बड़ी बात है, एक भाजपा का भ्रष्ट चेहरा खुला पड़ा है। भाजपा किस तरीके से अपनी सभी क्षेत्र में विफल रही, भाजपा किस तरीके से भ्रष्ट आचरण करके अपनी सत्ता बचाना चाहती है और गुजरात की चुनाव पे भाजपा का हार निश्चित है।
आरक्षण समिति के मेहसाना के कन्वीनर नरेंद्र पटेल ने कल देर रात पत्रकार परिषद करके एक सनसनीखेज आरोप गढ़ा और वो आरोप लगाया उन्होंने बीजेपी पर। यह आरोप लगाया कि उन्हें खरीदी करने की कोशिश की गई। 1 करोड़ रुपए की लालच दी गई थी, उसमें पहली किस्त के तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए थे, आज उन्हें 90 लाख रुपए दिए जाने थे। ये पूरा आरोप उन्होंने बीजेपी के युवा नेता और हाल ही में पाटीदार आरक्षण समिति से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए वरुण पटेल पर लगाया। वरुण पटेल उनसे लगातार संपर्क में थे। नरेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि वरुण पटेल के संपर्क में न कि केवल वो अकेले, लेकिन उत्तर गुजरात के बहुत सारे कन्वीनर पाटीदार आरक्षण समिति के जो हैं वो उनके संपर्क में थे और उनको तोड़जोड़ करने की कोशिश की जा रही थी। हर एक को लोभ लालच यहाँ पर दी गई थी कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल हो। देर रात को जिस तरीके से संगीन आरोप बीजेपी पर लगाए गए, तो बीजेपी ने भी देर रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कांग्रेस की साजिश है कि जिस तरीके से पाटीदार आरक्षण समिति हाथा बन रही है, मोहरा कांग्रेस है और उसके पीछे का खेल जो कांग्रेस खेल रही है, नरेंद्र पटेल हैं उनको केवल हाथा बनाकर उनको आगे पेश किया गया। साजिश के तहत वरुण पटेल के साथ वो आए और ये एक षड्यंत्र के तहत ही पूरा मामला सामने आया है। वहीं कांग्रेस नैतिकता के मूल्यों पर दुहाई देते हुए बीजेपी पर हमला कर रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि कल देर शाम से लेकर बीजेपी में जो पाटीदार युवा नेता शामिल हो रहे हैं उसको लेकर राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पाटीदार एक और नेता जो निखिल सवानी हैं वो भी बीजेपी पर हमला करने वाले हैं और वो जो बीजेपी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही एक आज का आकलन यही है कि गुजरात में पाटीदार आरक्षण समिति से जुड़े जो भी युवा नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उसको लेकर सियासी राजनीतिक पारा काफ़ी बढ़ चुका है। कैमरामैन नीलेश के साथ सियासी राजनीतिक पारा काफ़ी बढ़ चुका है। कैमरामैन नीलेश के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया। गुजरात में सियासी उठापटक के बीच ओबीसी एकता मंच के नेता अल्पेश ठाकुर आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में अल्पेश ठाकुर ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अल्पेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विकास की बात करने वाली पार्टी पैसों से लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है। ठाकुर नेता अल्पेश ठाकुर आज कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज रैली में मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में ही कांग्रेस के साथ अल्पेश ठाकुर जाएंगे। अल्पेश भाई, स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। सबसे पहले जानना चाहें क्या स्थिति रही कि आपको कांग्रेस के साथ जुड़ना पड़ा? देखिए, लास्ट 2-3 सालों से, वैसे तो 7 सालों से हम सरकार की व्यवस्था के सामने लड़ रहे हैं। हमने अच्छा एजुकेशन मांगा, शराब की पाबंदी मांगी, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगा, हमने किसानों का विकास मांगा। बहुत सारे इश्यूज थे कि हमें इन सभी में आपकी सहायता चाहिए, आप हमें व्यवस्था परिवर्तन करके दीजिए। ये गुजरात का बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग, लाखों लोग पीड़ित थे, शोषित थे, इनका विकास किए। जो ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी हो जिसको आरक्षित अधिकार दिए गए उनका भी विकास कीजिए। पर क्या पता गरीबों की आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। बार बार हम विनती करते रहे, लाखों लोग रोड पे उतरते रहे, लाखों लोगों ने एजिटेशन किया और गुजरात के अंदर 5000 से ज़्यादा रैलियों करने के बाद भी गवर्नमेंट ने एक बार भी ऑफिशियल हमसे डायलॉग नहीं किया। तो गवर्नमेंट को हमने बहुत चांस दिया पर पता नहीं गवर्नमेंट ने सुनी नहीं हमारी। और दूसरा ये था शराब पाबंदी, बेरोजगारी, किसानों का कर्जा, शिक्षा व्यवस्था। एक गवर्नमेंट ये नहीं दे सकती तो गवर्नमेंट का दूसरा काम क्या है? और एक लास्ट बात ये थी कि भाजपा के साथ जाता हूं तो अल्पेश ठाकुर बिक गया, ऐसा लेबल रख रहा था। मैंने मेरे लोगों को पूछा, जनादेश सम्मेलन किए, 25 लाख से ज्यादा परिवारों का हमने एक सर्वे किया, उनका आदेश लिया, जनसभाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, सभी लोगों का एक ही जवाब था, कांग्रेस में जाइए। और मेरे लोगों को भी मैंने पूछा कि मैं क्या करूं, आप बोलो मैं किस तरह जाऊं। तो लोगों ने पूछा मैं क्या मिल रहा है। मैंने बोला एक और आपको बहुत सारा पैसा और पद मिल रहा है, दूसरी ओर संघर्ष है और उसके बाद कुछ मिल रहा है और वहां आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है। तो लोगों ने ये जवाब दिया, साहब पहले भी पैसा नहीं था हमारे पास, तो आज भी नहीं है और शायद कल भी नहीं होगा, पर हम आपके पास पैसों के लिए नहीं जुड़े हैं,
हमें तो वो सम्मान चाहिए, ये सम्मान की लड़ाई है। लगता है इस बार चूंकि जिस तरीके से आप कांग्रेस में शामिल हो तो अब कांग्रेस जीतने वाली, ये आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस जीतेगी उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर सभी वर्गों की एक पीड़ा है। जहाँ पे किसानों पे लाठियाँ भांजी जा रही है, जहाँ पे जीएसटी के खिलाफ लड़ने वाले व्यापारियों को लाठी भांजिया जा रही है, जहाँ पे हर कोई अपने हक और अधिकार की बात करता है, सबको लाठियाँ मारी जा रही है। यानी किसी को पैसों से खरीदा जा रहा है, पैसों से नहीं खरीदे गए आप तो फिर लाठियाँ भांजी है। देखिए जिस तरह से पास के अंदर भी सब युवाओं को लालच दिया जा रहा है, आप ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? आपने कुछ किया नहीं है, विकास नहीं किया, इसलिए ये करना पड़ा है। देख रही कल भी एक पास के कन्वीनर ने 10 लाख की नोट, आपको पता है जिसने 10 लाख रुपये रखे उसकी जेब में 100 रुपये नहीं होंगे, पर वो ईमानदारी आज भी जिंदा है। यानी लोग संघर्ष कर रहे हैं ईमानदारी के लिए, लोग संघर्ष कर रहे हैं प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो अब की बार गुजरात में एक ऐसी सरकार आएगी जहां किसी भी तबके को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, ऐसी संवेदनशील सरकार जो मांगने से पहले दे देगी। और आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी, 125 प्लस लाने का हमने उनको वादा किया और 125 प्लस आएगी। ये लोग जो जुमलेबाजी और जिस तरह की झूठी बातें करें 150, अरे भैया क्या 150, अपनी सत्ता तो टिका के रखिए। अब की बार भाजपा 50 से ज्यादा सीटें। गुजरात के पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल के बाद अब हार्दिक पटेल के करीबी रहे निखिल सवानी ने भी बीजेपी को करारा झटका देते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया। गुजरात में ओबीसी एकता मंच के नेता अल्पेश ठाकोर आज गांधीनगर में राहुल गांधी की रैली के दौरान कांग्रेस में शामिल होंगे। सरकारी अफसरों और विधायकों के खिलाफ शिकायत से पहले सरकार से इजाजत लेने वाले वसुंधरा सरकार के बिल के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा में प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के तहत कांग्रेस ने आज संसद भवन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई। न्यूज 18 इंडिया से खास मुलाकात में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में राम और विकास साथ साथ चलेंगे। राम का नाम आता है तो काम के साथ आता है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में गैंगवॉर में नकाबपोश बदमाशों ने वाजिद नाम के एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी। जनक दवे इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से ये खबर आ रही है, बीजेपी को पिछले 12 घंटों में लगातार दूसरा झटका लगा है। पाटीदार नेता निखिल सवानी ने भी बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। कभी हार्दिक पटेल के करीबी रहे निखिल सवानी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब निखिल सवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी में जाने के अपने फैसले को गलत फैसला बताया है। निखिल सवानी का यह आरोप है कि बीजेपी विपक्ष और पाटीदार नेताओं को खरीदने की साजिश कर रही है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक और पाटीदार नेता जिसने बीजेपी का साथ छोड़ा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जनक दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जनक, पहले नरेंद्र पटेल और अब निखिल सवानी ने ये कैश बम जो है वो फोड़ा है, गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी पर। क्या आगे देखें इस पर, क्या रणनीति आगे इनकी रहने वाली है? देखिए, ये पाटीदार आरक्षण समिति है, उनके लिए भी थोड़ा ताज्जुब वाला मामला जरूर रहा, क्योंकि निखिल सवानी ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा ये कहा कि अब वो बीजेपी के हिस्सा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जिन बातों को जिक्र किया था वो एक भी बात उन्होंने फुलफिल नहीं की है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आरोप लगा है कि बीजेपी की ओर से हमेशा कोशिश होती रही है खरीद फरोख्त करने की, तो ये आरोप भी संगीन है उसका। लेकिन जनक, सिर्फ 15 दिन में ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि सिर्फ 15 दिन पहले ही शामिल हुए थे, तब ये कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ जाना होता तो पहले चले जाता। अब ये कह रहे हैं कि हार्दिक के साथ मिलकर वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तो मतलब क्या देखें इस पर? बिल्कुल, देखिए, अभी इनसे मुझे पूछा निखिल सवानी से, तो निखिल सवानी ने अपनी बात को स्टैंड क्लियर करते हुए ये साफ कहा कि देखिए, मैं बीजेपी में काफी चीजें सोच कर आया था, लेकिन वो चीजें पूरी होती नहीं दिखी। अब वो मामला क्या था, क्या सारी चीजें थी, उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जरूर कहा कि अब उनके जो मतभेद हुए थे हार्दिक के साथ, मतभेद नहीं थे और वो अब रही रहे उनके बीच में, और वो वापिस अपने
घर यानी कि जो पाटीदार आरक्षण समिति है उसमें वो जाना चाहते हैं और इसके चलते संगीन आरोप उन्होंने बीजेपी के लगाया। हालांकि देखिए यहाँ पर ये देखना होगा हिमानी कि निखिल सवानी का बीजेपी से जाना तो बीजेपी को झटके के तौर पे नहीं है, लेकिन ये जरूर है पाटीदार आरक्षण समिति जो लंबे समय से उनका एक कन्वीनर था जो बीजेपी में शामिल था और एक सिंबॉलिक मैसेज जा रहा था कि पाटीदार युवा नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसको उस जो मुहिम थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ है। बाकी जो वोट बैंक की राजनीति को अगर समझे या वोटों की उसको चीजों को समझे तो निखिल सवानी के जाने से बीजेपी को इतना बड़ा कोई झटका नहीं है। ये जरूर है इतना बड़ा झटका नहीं है, लेकिन जो मुहिम की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर पाटीदार को खुश करने की जो बीजेपी की एक कोशिश थी, उसको जरूर कहीं ना कहीं झटका लगता नजर आ रहा है। मैं हार्दिक जो आंदोलन कर रहा है वो सही, अभी जो मूवमेंट चल रही है वो सही है, आरक्षण मिलना चाहिए। पिछली बार जब सरकार ने बोला था कि हम वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, काफी बार लॉलीपॉप आ चुकी है, सरकार दे चुकी है, लेकिन पिछले टाइम ऐसा था, ऐसा लगा था कि नहीं अब सही होगा, क्योंकि पाटीदार समाज के जो आगेवान है उसके साथ में रह के सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो अच्छा डिसीजन लिया था, लेकिन अभी उनमें से कई बात हुई नहीं है, एक भी बात बनी नहीं है। सरकार फिक्स टाइम निकालना चाहती है, इलेक्शन है, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्शन तक ही जरूरत है, बाद में उसी किसी को जरूरत ही नहीं है। जो मैं बीजेपी में कांग्रेस में ज्वाइन होने वाला होता तो मैं बीजेपी में होता नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं कांग्रेस में जोड़ा हूं या बीजेपी में जोड़ा हूं, लेकिन जो समाज की बात करेगा, समाज के साथ रहने की बात करेगा, समाज को आगे लाने की बात करेगा, उसके साथ हम रहेंगे, या चाहे भाजपा हो या तो कांग्रेस हो। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी को मिलेंगे आप? मैं अभी तक तो मैंने राहुल गांधी का टाइम नहीं लिया। अभी प्रेस के बाद इस्तीफा देने के बाद मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा या तो रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसको जरूर मिलूंगा, उसको भी बात रखूंगा। जो उसने कल जो मीडिया में बात रखी, पैसा रखा, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सब एक बहुत छोटे से परिवार से आते, तब भी उसने 1 करोड़ रुपया छोड़ के उसने समाज के साथ रहे, वो बहुत अच्छी बात है। मैं उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नरेंद्र पटेल ने समाज का साथ दिया है, पैसे का नहीं। मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया था, तब बीजेपी बोल रही थी कि निखिल अच्छा है, उसका साथ दिया तो अच्छा हो गया। तो आज कांग्रेस का या तो मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं, तब बोल रही है कि कांग्रेस का काम है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपने कौन से काम किए 4 में से, सिर्फ 209 केस के। प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि 409 केस है गुजरात में, पूरे गुजरात में 409 ही केस है, इतने तो सूरत में होंगे, इनमें से 100 गुना ज्यादा सूरत में होंगे, तो क्यों ये केस नहीं दिखाए जाते? इसलिए मैं आज बीजेपी से रिजाइन कर रहा हूं। ये पहले से कुछ ड्रामा नहीं था, और ड्रामा होता तो मैं बीजेपी में जुड़ता। भाजपा में जुड़ने के लिए मेरे को कोई पैसे नहीं दिए थे, जो पैसे देने की बात होती तो मैं 1.5 साल पहले ज्वाइन हो जाता, लेकिन जो समाज के अच्छे वाला जो डिसीजन था सरकार का, समाज का हित का जो था, इसलिए मैं जुड़ा था। लेकिन बाद में मालूम चला कि बार बार लॉलीपॉप दे चुके, वो अब भी फिर से लॉलीपॉप दिया है, इसलिए मैंने रिजाइन किया। और इससे पहले एक और पाटीदार नेता ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। हार्दिक पटेल के करीबी रहे नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर रुपयों का लालच देने का आरोप जड़ दिया। नरेंद्र पटेल 15 लोगों के साथ रविवार शाम बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था, जिसमें से 10 लाख रुपए उन्हें दे भी दिए गए थे। मीटिंग में ऐसा मुद्दे की चर्चा हुई कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आप 10 लाख रख दो, ये पैसा मुझे चाहिए नहीं, मैं पैसे से खरीद सकता नहीं हूँ, खरीदता भी नहीं हूँ, मैं फक्त समाज के लिए ही आंदोलन में आया हूँ, मैं कोई राजकीय अपेक्षा का आकांक्षा के लिए नहीं आया, मैं मेहसाणा का ओरिजिनल पाटीदार हूँ, पाटीदार समाज के लिए आया, समाज जो कहेगा वो करूँगा।
पाटीदार आरक्षण समिति के मेहसाना के कन्वीनर नरेंद्र पटेल ने कल देर रात पत्रकार परिषद करके एक सनसनीखेज आरोप गढ़ा और वो आरोप लगाया उन्होंने बीजेपी पर। यह आरोप लगाया कि उन्हें खरीदी करने की कोशिश की गई, 1 करोड़ रुपए की लालच दी गई थी, उसमें पहली किस्त के तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए थे, आज उन्हें 90 लाख रुपए दिए जाने थे। ये पूरा आरोप उन्होंने बीजेपी के युवा नेता और हाल ही में पाटीदार आरक्षण समिति से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए वरुण पटेल पर लगाया। वरुण पटेल उनसे लगातार संपर्क में थे। नरेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि वरुण पटेल के संपर्क में न कि केवल वो अकेले, लेकिन उत्तर गुजरात के बहुत सारे कन्वीनर पाटीदार आरक्षण समिति के जो हैं वो उनके संपर्क में थे और उनको तोड़जोड़ करने की कोशिश की जा रही थी। हर एक को लोभ लालच यहाँ पर दी गई थी कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल हो। देर रात को जिस तरीके से संगीन आरोप बीजेपी पर लगाए गए, तो बीजेपी ने भी देर रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कांग्रेस की साजिश है कि जिस तरीके से पाटीदार आरक्षण समिति हाथा बन रही है, मोहरा कांग्रेस है और उसके पीछे का खेल जो कांग्रेस खेल रही है, नरेंद्र पटेल हैं उनको केवल हाथा बनाकर उनको आगे पेश किया गया। साजिश के तहत वरुण पटेल के साथ वो आए और ये एक षड्यंत्र के तहत ही पूरा मामला सामने आया है। वहीं कांग्रेस नैतिकता के मूल्यों पर दुहाई देते हुए बीजेपी पर हमला कर रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि कल देर शाम से लेकर बीजेपी में जो पाटीदार युवा नेता शामिल हो रहे हैं उसको लेकर राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पाटीदार एक और नेता जो निखिल सवानी है वो भी बीजेपी पर हमला करने वाले हैं और वो जो बीजेपी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही एक आज का आकलन यही है कि गुजरात में पाटीदार आरक्षण समिति से जुड़े जो भी युवा नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उसको लेकर सियासी राजनीतिक पारा काफ़ी बढ़ चुका है। कैमरामैन नीलेश के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया। संदीप दीक्षित जी, कल कुछ नेता जो है शामिल हुए थे बीजेपी में पाटीदार समाज के, उनमें से एक नरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी तथाकथित रूप से उनको रिश्वत दे करके अपने पाले में कर रही थी। 10 लाख रुपए भी उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं। देखिए, जो उन्होंने कल प्रस्तुत किया सामने, उससे तो पूरा पर्दाफाश हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या कर रही है और गुजरात की हालत में कितनी घिनौनी हरकत तक वो उतर सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री का इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करना हो, चाहे नीचे स्तर पर ये एक लोगों में बात बतानी हो कि जो पाटीदार या पटेल समाज हमसे दूर नहीं हटा है, हर तरीके से ये एक हतोत्साहित और हारती हुई सरकार की निशानी है। देखिए, जब बीच में बात आई थी और कुछ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद ये भी था कि हार्दिक पटेल या उनके समर्थन के लोग भी कांग्रेस को समर्थन देंगे या कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेंगे। तो यकायक एक अनाउंसमेंट हुआ कि 3-4 हार्दिक पटेल के मित्रों ने या दोस्तों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसी समय लग रहा था कि डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और अब जब ये बात सामने आई है तो ये साफ दिख रहा है किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया। आप मतलब 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया देकर स्थानीय नेताओं को अगर अपनी तरफ करेंगे तो इससे गिरी हुई कौन सी पार्टी हो सकती है गुजरात? तो गुजरात में सियासी उठापटक लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ओबीसी एकता मंच के नेता अल्पेश ठाकुर आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अल्पेश ठाकुर ने यह दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अल्पेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विकास की बात करने वाली पार्टी पैसों से लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो सर्वे में कांग्रेस को जनादेश मिला, ये कहना है अल्पेश का। यहां पर बीजेपी लोगों को पैसे से खरीद रही है। 50 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली है बीजेपी की, अल्पेश ठाकुर का ये कहना है। करीब 2 बजे ये रैली जिसमें ऐलान कर सकते हैं कांग्रेस में शामिल होने का। हालांकि इससे पहले ही अल्पेश, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के साथ अल्पेश ठाकुर। इससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को, कितना मनोबल बढ़ाता है अल्पेश का साथ कांग्रेस का। किसानों के कर्ज, बेरोजगारी और शराबबंदी पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है अल्पेश ने। सिलसिलेवार तरीके से हम यहां पर आपको बता रहे हैं उत्तर और मध्य गुजरात में ठाकुर समुदाय का वर्चस्व। और भवानी सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। नेताओं और अफसरों को बचाने वाले राजस्थान सरकार के विवादित विधेयक के खिलाफ खुद बीजेपी में आवाज उठने लगी है। पहले बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी ने इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई और अब बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी ने भी इस विधेयक का विरोध किया है।
इस विधेयक के मुताबिक विधायक, मंत्री, सरकारी कर्मचारी और यहां तक कि सरपंचों के खिलाफ भी बिना इजाजत न तो पुलिस में और न ही कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस विधेयक के मुताबिक सरकार 180 दिन के भीतर मामले की जांच के बाद शिकायत को मंजूरी दे सकती है। इस दौरान मीडिया पर भी इससे जुड़ी खबर दिखाने पर पाबंदी लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस ने इस विधेयक के विरोध में काली पट्टियां बांधकर विधानसभा तक मार्च करने का ऐलान किया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक नरपत सिंह राजवी। राजवी साहब, इस बिल को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है कि ये बिल एक तरह से सेंसरशिप है मीडिया पर और एक तरह से जुडिशरी पे बाउंडेशन है और भ्रष्ट अफसरों को बचाने की कोशिश है। अभी तक बिल नहीं देखा है, ना मैंने पढ़ा है नोटिफिकेशन, लेकिन जैसी मीडिया के माध्यम से पता लगा है, फेसबुक पे जो जानकारी आई है उसके आधार पर इस प्रकार के बिल की आवश्यकता नहीं थी। रादर होना ये चाहिए था कि भ्रष्ट लोकशाही में, लोकतंत्र में जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में इतनी तो पारदर्शिता रखो कि सबको खुला छूट मिले कि जो भी बेईमान है। आज ही अखबार में आया है कि एक पूर्व आरएएस अधिकारी और उनके परिजन, वल्दियत तो वही है उर्फ वगैरह नाम लगाकर लगभग 100 करोड़ की जमीन सीज की है। ये बिल पारित हो जाएगा तो 6 महीने से पहले तो उस पर केस दर्ज नहीं हो पाएगा। 6 महीना बहुत बड़ा पीरियड नहीं लगता आपको? 6 महीने की मैं तो कह रहा हूँ, 6 घंटे की भी आवश्यकता नहीं है। भ्रष्ट है इमीडिएटली उसको अकाउंटेबल करो, और भ्रष्ट नहीं है तो डिफेमेशन लॉ को आप अमेंड करिए। आप विधानसभा में विरोध करेंगे इसका? विधानसभा की बात है, पहले विधायक दल में उठाओ। आप रखेंगे इसको बात को? जी। राजस्थान सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का एक विधेयक पेश करने जा रही है, जिसको लेकर बवाल है। कांग्रेस विरोध मार्च निकाल रही है। हमारे साथ है सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान। यूनुस खान साहब, सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप इस बिल के माध्यम से एक तरह से सेंसरशिप लागू कर रहे हैं मीडिया पर, जुडिशरी पर। देखिए, कांग्रेस के पास पिछले 4 वर्षों में कोई मुद्दे नहीं है और मुद्दाविहीन विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है। ये मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र में भी लागू है। उसके अलावा इसमें पहले भी जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कोई भी इस तरीके के मतलब जो है मामले होते हैं तो उसमें सरकार से अनुमति ली जाती है, तो कोई नई बात नहीं है। क्या इससे 6 महीने का एक तरह से पीरियड मिल जाएगा? ये भ्रष्ट अफसरों को बचाने का काम नहीं है, लोक सेवकों को? मैक्सिमम लिमिट दी गई है उसमें, अगर उस दौरान अगर नहीं करते हैं तो फिर इस पे संज्ञान लिया जा सकता है। लोक सेवक की परिभाषा में आपने पंच, सरपंच से लेकर एमएलए, एमपी सबको शामिल कर लिया। देखिए, आपने स्वयं देखा होगा लोग 156(3) के इस्तीफा से करते हैं और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस्तीफा से इस तरीके के एनरोल होते हैं और उसमें 80% पर जो है एफआईआर लगती है। तो इस तरीके के फॉल्स काम नहीं हो।